नमस्कार साथियों, मैं दिनुलोत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा में। जैसे कि आप पीवाईक्यू की महामैराथन देख ही रहे थे, अब इस मैराथन को आगे बढ़ाते हुए इसका भाग नंबर 4 इस मैराथन के टुकड़े किए हुए हैं छोटे छोटे, जिसमें आपको आराम से और बिना बोरिंग करते हुए मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। अगर ये मैराथन में 3 से 4 घंटे की करता फिर आप उसमें परेशान हो जाते और पूरी क्लास नहीं देख पाते, लेकिन हम इसी को सरल और सटीकता से आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे सीएचओ में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। मैंने जैसे पीछे वाले पीवाईक्यू कराए थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा था छपने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक बार बता दिया सो बता दिया। मैंने कहा था वाई यू हैव ए फियर एंड आई एम इज हियर, मतलब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पीवाईक्यू के जो जितने भी इस मैराथन में पीवाईक्यू आए हुए हैं आप एग्जाम के बाद देख सकते हो कि एग्जाम इज एज इट इज क्वेश्चन छपेगा। उसके बाद आप बोल सकते हो सर कौन सा क्वेश्चन कैसा था और किस क्वेश्चन के कैसा आपने ऑप्शन कराए थे। चलिए बिना कोई अदर बात किए हम क्वेश्चन आज से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये होता है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। अब ये पूछा हमारे वर्ल्ड लेवल पे कि विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगर आपको भारत में पूछ लें कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में आम जन के लिए इंटरनेट की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। जिस माध्यम से आज उसके माध्यम जो आज आप पढ़ रहे हो वही शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 के अंदर। फिर सेकेंड क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो भी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है वो होता है आईएसपी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है, फर्स्ट पेज क्या कहलाता है। वेबसाइट का जो वेबसाइट होती है उसका फर्स्ट पेज क्या कहलाता है। देखो मेन पेज तो होता है जो उसमें अलग अलग चीजें ऐड की हुई होती हैं, लेकिन वेबसाइट का फर्स्ट पेज कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है, होम पेज। जिसमें जाके आप वेबसाइट को देखते हो वो होता है होम पेज। किसका, वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट की स्पीड को मापने की यूनिट। इंटरनेट की स्पीड को मापने के 3 यूनिट हैं। फर्स्ट है केबीपीएस, फिर है एमबीपीएस और थर्ड है जीबीपीएस। सर ये क्या है, देखो केबीपीएस का मतलब होता है किलो बाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगा बाइट पर सेकेंड और जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकेंड। अब ये जो अलग अलग जो भी स्पीड होती है वो आपकी स्पीड होती है आईएसपी के ऊपर डिपेंड। अभी हमने देखा था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसी स्पीड डिपेंड करेगा वो कि चाहे एमबीपीएस जो मेगाबाइट में करेगा, या अगर उसकी स्पीड धीरे होगी तो वो किलोबाइट पर सेकंड में करेगा, या हाई स्पीड होगी तो जीबीपीएस में करेगा, जिससे हम बोलेंगे गीगाबाइट पर सेकंड। और ये पर सेकंड के हिसाब से मेमोरी की क्या बताता है, यूनिट के थ्रू क्या बताता है, उसकी स्पीड बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिशिंग किस प्रकार का खतरा है। अब फिशिंग क्या होता है, देखो जैसे हम नाम सुनते हैं साइबर अटैक, हम सुनते हैं साइबर थ्रेट्स, उन्हीं में एक होता है फिशिंग और एक होता है मेलवेयर। ये सारे किसके प्रकार होते हैं, ये साइबर खतरे या वायरस के प्रकार होते हैं। और तो हमारा फिशिंग है इस प्रकार का वायरस अटैक है मेरे मित्रों, क्या है, वायरस अटैक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता किस विशेषता को दर्शाती है। जो कंप्यूटर की जो गणना होती है किसकी दर्शाती है, वो दर्शाती है सटीकता को, कि मतलब उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो एक मानव से ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको एक संख्या दी 2 + 3 × 3 × 2 प्लस भाज्यक 4। अब इसको आपको सोल्व करने में लगभग 1 मिनट या आधा मिनट लगेगा। जिसकी मेहनत अच्छी होगी आधा मिनट या 1 मिनट में कर लेगा, लेकिन कंप्यूटर ये काम 0.1 सेकेंड में वो भी क्या करेगा, बिल्कुल सही करेगा। और तो इसकी कंप्यूटर की क्या होती है, सटीकता होती है। किसको, कंप्यूटर की गणना की क्षमता को बढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की एक प्रमुख सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की लिमिटेशन ये कि कभी वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि उसको वो जैसे ही काम करेगा जैसे यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। क्योंकि कंप्यूटर का वर्किंग होता है आईपीओ पर। किस पे होता है मेरे मित्रों, आईपीओ पर। ये होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ये काम करेगा, खुद के हिसाब से कुछ भी चीज नहीं सोच सकता है। लेकिन इसी के अंदर अभी आ चुकी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि आप इसको जितना कमांड दोगे उसी के बेस पर काम करेगा, खुद के हिसाब से वो कोई भी चीज नहीं सोच सकता। क्वेश्चन नंबर 8,
कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जो विश्वसनीयता होती है वो क्या होती है? ये होता है, देखो ये होता है कि वह बिना गलती के बार बार एक जैसा काम करता है, हम इस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जब कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्क करता है तो हम इसको ऑटोमेटिक वर्क देके भूल सकते हैं कि भाई कंप्यूटर मशीन को मैंने जो काम दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं करेगा, मुझे उस पर क्या है? विश्वास है, क्योंकि एक मशीन है। क्या है? एक मशीन। और मैंने अभी बताया कि आईपीओ प्रणाली पर काम करेगा, जैसे हम कमांड देंगे वैसे बस रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं करेगा। वो क्या नहीं करेगा? एक तो कंटिन्यू काम करेगा और गलती बिल्कुल नहीं करेगा। स्पीड भी अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी भी रहेगी, लेकिन उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे मानवीय भूलों से बचाती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो मानवीय भूलों से बचाती है? क्या भाई साहब मानव तो भूल कर सकते लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता है भूल, क्योंकि उसकी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। क्या होती है? एक्यूरेसी। बुद्धि उसमें होती नहीं, बिल्कुल भी किसी प्रकार की बुद्धि कंप्यूटर में होती नहीं है। नेटवर्क तो है ही है कंप्यूटर का भाग, रैम मतलब होता है कंप्यूटर की मेमोरी, लेकिन उसकी क्या होती है? सटीकता। एक्यूरेसी के कारण कभी भी कंप्यूटर मानव जैसी गलतियां बिल्कुल नहीं करता मेरे मित्रों। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का कौन सा दोष मानवीय नौकरियों को प्रभावित करता है? अब कंप्यूटर का ऐसा कौन सा दोष है जो मानवीय जो भी गतिविधियां होती है, नौकरी होती है, उनको प्रभावित करता है? जैसे मैंने पहले वाले क्लास में बताया था कि आजकल ये इतना एडवांस हो चुके हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनकी नौकरी खा चुका है। क्या खा चुका है? नौकरी बिल्कुल खा चुका है। कैसे खा चुका है? क्योंकि वो करता है स्वचालन, मतलब ऑटोमेटिक वर्क करता है। जैसे कि मैं एआई में गया, चैट जीपीटी मैंने ऑन की, वहां पर मैंने HTML या CSS का कोई कोड डाला। अब जैसे वो कोड डालूंगा वो पूरी एक वेबसाइट बना के दे देगा और वो बिना थके काम करेगा। और क्या करेगा? स्वचालन। अब वही मैं किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम दूं, आराम से कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन इससे कारण जो स्वचालन की प्रक्रिया है वो उसकी कंप्यूटर जो मानव की नौकरी है वो कौन खा चुका है? कंप्यूटर खा चुका है। फिर कंप्यूटर की निष्पक्षता क्या होती है? अब देखो पक्ष की बात कर रहा है, निष्पक्ष, ये किसी भी पक्ष में क्या नहीं लेता है निर्णय। वैसा मशीन इसको क्या पता कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है? ये चीज़ तो पता होती है मानवों को, पर्सनों को, क्या क्या चीज़ सही करनी है और क्या चीज़ गलत करनी है, किसका साथ देना और किसका साथ नहीं देना। लेकिन मशीन जो उसका यूजर होगा, जैसे कमांड देगा वापस उसको रिजल्ट देगा। ऐसे नहीं कि ये मेरा अदर यूजर है, ये मेरा अदर यूजर, इसको मैं गलत कमांड दूँ, उसको सही कमांड दूँ। तो कंप्यूटर होता है बिना पक्ष के काम करता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शन का प्रयोग किस पर किया जाता है? देखो एक होता है अपने MS पावर पॉइंट। अब इस MS पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजेक्शन क्या होता है? ये ट्रांजेक्शन होता है स्लाइड के बीच में। जैसे ही आप, जैसे मैंने यहां पर डाला स्लाइड फर्स्ट, यहां पर डाला स्लाइड सेकेंड। अब आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बनाते, सॉरी इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो और यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हो। अब उसमें क्या करते हो कि आप नॉर्मल से एडिटिंग करते हो कि एक फोटो इधर से उड़ती हुई आएगी, एक फोटो उधर से उड़ती हुई इधर से जाएगी। अब ये जो सारी चीजें होती है हमारे कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है ट्रांजेक्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन। वो क्या करता है? स्लाइड टू स्लाइड उसके बीच में इफेक्ट देता है कि उड़ती हुई चीज आनी चाहिए, घूमती हुई चीज आनी चाहिए। वो कौन करता है? ट्रांजेक्शन करता है। MS पावर पॉइंट में F5 कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है? अब मैंने पहले ही बताया था F5 कुंजी के दो प्रकार है, मतलब दो यूज होते हैं। एक यूज होता है रिफ्रेश के लिए, कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो, अगर कंप्यूटर को आपको रिफ्रेश करना है तो आप किसका यूज करोगे? F5 का। एक काम आएगा आपके PPT फाइल को शो करने के लिए, किससे? जो आपने प्रेजेंटेशन फाइल बनी है उसको क्या करना है? शो करना है। तो प्रेजेंटेशन फाइल शुरू करने के लिए किसका काम लिया जाता है? F5 का काम लिया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? स्लाइड मास्टर मतलब वो मास्टर, मतलब एक बार उसने बता दिया ये काम करना है तो सभी विद्यार्थियों को वही काम करना पड़ेगा। नाम से सोचो, स्लाइड मास्टर, मास्टर ने कह दिया पढ़ना है तो पढ़ना, मतलब स्लाइड का यही काम होगा, सभी स्लाइड में एक समान डिजाइन करना। अगर मास्टर जी ने कहा है कि सभी स्लाइड पिंक कलर की होनी चाहिए, सभी स्लाइड पिंक कलर की होगी। मास्टर जी ने कहा है ट्रांजेक्शन होना चाहिए सभी स्लाइड में, तो ट्रांजेक्शन होगा। मतलब स्लाइड मास्टर का काम होता है एक ही डिजाइन को पूरी प्रेजेंटेशन फाइल में क्या करना? अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प से आप पावर पॉइंट में पहले से बनी हुई डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं? ऐसा कौन सा विकल्प होता है जिसमें जो पहले से डिजाइन बनी होती है हम उनका यूज कर सकते हैं? वो होती है डिजाइन टेम्पलेट्स। क्या होते हैं? डिजाइन टेम्पलेट्स। जैसे आज आप जैसे पावर पॉइंट ओपन करते हो, उस पावर पॉइंट फाइल के जब आप शो करते हो वहां पर एक होता है ब्लैंक स्लाइड, मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर की स्लाइड होगी। फिर वहां पर टेम्पलेट्स बने होते हैं अलग अलग कलर के, आप उनका यूज कर सकते हो। तो पावर पॉइंट में पहले से बनी हुई डिजाइन का उपयोग कहां से होता है? डिजाइन टेम्पलेट्स में से होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है या क्या किया जाता है? देखो मैंने यहाँ पर लिखा मेमोरी, ठीक है, फिर मैंने कहा मेमोरी के दो भाग होते हैं। अब सर चौथी क्लास में एक ही चीज बता रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा प्राइमरी मेमोरी, मैंने यहाँ पर लिखा सेकेंडरी मेमोरी। एक तो ये तरीका हुआ है टेक्स्ट लिखने का, एक मैंने लिखा एक मेमोरी होती है, उसके दो भाग होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैंने जो शेप के थ्रू ये चीज़ लिखी है आपको, चार्ट के थ्रू चीज़ें बताई हैं, वो किसके अंदर होती हैं? आपके स्मार्ट आर्ट में होती हैं। तो विजुअल डायग्राम्स बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? विजुअल डायग्राम्स बनाने के लिए, मतलब शेप के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, किसी भी जेपीजे को आप क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। ये तरीका होता है स्मार्ट आर्ट का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, उनका अलग अलग तरीका है, क्या बना सकते हो? डायग्राम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, MS पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? MS पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम, देखो सबसे पहले देखो एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम के क्या काम आता है? एक्सटेंशन नेम काम आता है फाइल का पता लगाने के लिए, फाइल का पता लगाने के लिए। अब कैसे पता लगाओगे सर? मैंने यहाँ लिखा, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं ram.pptx फाइल बनी है। अब जिसके पीछे pptx लिखा होगा वो फाइल होगी MS पावर पॉइंट की, जिसके पीछे docx लिखा होगा वो फाइल होगी MS वर्ड की, जिसके पीछे XLS लिखा होगा वो फाइल होगी आपके MS एक्सेल की। किसकी होगी? MS एक्सेल की। ये एक्सटेंशन नेम काम आते हैं आपकी फाइल का पता लगाने के लिए कि आपकी फाइल किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। इस एक्सटेंशन नेम के माध्यम से आप फाइल का पता लगा सकते हो कि मेरी फाइल MS वर्ड में बनी है, मेरी फाइल MS एक्सेल में बनी है, या मेरी फाइल MS पावर पॉइंट में बनी है। तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन नेम star.pptx होता है। क्वेश्चन नंबर 18, MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू केवल स्लाइड को कंटेंट, स्लाइड का कंटेंट दिखाता है? देखो नॉर्मल व्यू में आपको पूरा प्रेजेंटेशन फाइल दिखाई देगा, स्लाइड सॉर्टर में जो भी आप स्लाइड सेलेक्ट करोगे वो आपको दिखाई देगी, रीडिंग व्यू में जो जो चीजें आपने टाइप की वो दिखेगी, लेकिन आउटलाइन के अंदर जो आपका व्यू देखना चाहते हो पावर पॉइंट की जो मेन स्लाइड्स का, किसके थ्रू देख सकते हो? आउटलाइन व्यू के थ्रू देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस विकल्प से पावर पॉइंट में स्लाइड में लिंक जोड़ा जा सकता है? कि सर आपको स्लाइड में क्या करना है? कोई भी चीज अदर लिंक करनी है, वो होगा आपके हाइपरलिंक होगा। क्या होगा? हाइपरलिंक। इसके शॉर्टकट की आपसे अगर कोई पूछ ले कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K होती है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि H दे के वो Ctrl+H कर देते हैं। क्या कर देते हैं? Ctrl+H। लेकिन Ctrl+H होती है आपकी रिप्लेस की शॉर्टकट की। किसकी होती है मेरे मित्रों? रिप्लेस की शॉर्टकट की। तो हाइपरलिंक होता है कोई भी स्लाइड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, अगर आपको कोई भी चीज लिंक करनी है तो आप किसके माध्यम से करोगे? हाइपरलिंक के माध्यम से करोगे, और उसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+K होगी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेजेंटेशन सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वो होगी Ctrl+S। अगर आप चाहे MS वर्ड की फाइल सेव कर रहे हो, MS एक्सेल की कर रहे हो, या PPT फाइल कर रहे हो, कोई भी फाइल सेव करनी है तो Ctrl+S होगी। और P का मतलब मैंने पहले ही बताया था, P का मतलब होता है प्रिंट, Alt+F4 प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, और Ctrl+Z होता है आपके अंडू, मतलब बैक जाने के लिए। जो भी आपने काम किया हो क्या कर सकते हो? आप वापस बैक पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प से पावर पॉइंट में वीडियो को जोड़ा जा सकता है? मतलब पावर पॉइंट, देखो MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में डिफरेंस क्या है? MS वर्ड में देखो क्या क्या चीज जोड़ सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा है MS वर्ड, यहां पर लिखा मैंने MS पावर पॉइंट। देखो MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो, शेप, कुछ भी फोटो, शेप का मतलब समझते हो ना, आकृतियां, और पिक्चर और चार्ट, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है, और टेबल, ये किसके अंदर होती है? MS वर्ड के अंदर। MS पावर पॉइंट में इन सारी चीजों के अलावा बहुत चीज एक्स्ट्रा होती है। एक तो होता है ऑडियो और एक होता है वीडियो। इसी के चलते हुए थोड़ा सा ये अलग है, और इसका काम हमेशा किस में होता है? वीडियो एडिटिंग या कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए। अब इसमें दिया किस विकल्प में पावर पॉइंट में वीडियो को जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने को, लाने को हमारी कंप्यूटर के भाषा में कहते हैं इंसर्ट करना। क्या करना है? इंसर्ट करना। तो हमें क्या इंसर्ट करना है? वीडियो इंसर्ट करना है। तो ये रहा हमारा
इंसर्ट टैब में जाके हमें क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब पावर पॉइंट की उस फाइल में लेके आना है उसको। क्वेश्चन नंबर 22, स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये शॉर्टकट की एक दो एग्जाम में पूछी गई है, पटवारी और वीडियो में, और इंपॉर्टेंट भी क्या है कि अब सभी को पता है कि हम स्लाइड में चित्र आप इंसर्ट टैब में जाके आप जोड़ सकते हो, लेकिन उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? देखो कंट्रोल पी वी होता है आपके पेस्ट के लिए, इसको भूल ही जाओ, ऑप्शन कट कर देते हैं। फिर कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए, ये भी कट हो गया। शिफ्ट प्लस आई अलग हो गया। सबसे अच्छी शॉर्टकट की होगी अल्ट प्लस F4। देखो चित्र का मतलब हो गया पिक्चर, क्या होते हैं पिक्चर, पी से इसको पकड़ लो, कंट्रोल प्लस एन दबाना है, और अल्ट प्लस एन दबाना है, उसके बाद किस पर क्लिक करना है, पी पर क्लिक करोगे, जैसे आपकी क्या इंसर्ट हो जाएगी, पिक्चर आराम से इंसर्ट हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 23, किस फीचर से स्लाइड शो में ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे प्रभाव करते हैं? अब मैंने बताया कि सर आपने वीडियो एडिटिंग कर दिया, फोटो आ रही है धीरे धीरे, वापस से जा रही है धीरे धीरे, लेकिन जो नीचे नाम लिखा हुआ है, जैसे न्यूज चैनल देखते हैं, आज कोरोना की 30 लहर, आज 4थी लहर वापस प्रभावित हुई, अब वापस आएगा कोरोना, ऐसे नीचे हेडलाइन लिखी होती है। अब वो जो टेक्स्ट आता है बार बार आता है जाता है, ऊपर नीचे होता है, उसे हम बोलते हैं एनिमेशन बोलते हैं मेरे मित्रों। क्या बोलते हैं? एनिमेशन। और एनिमेशन में काम आता है कार्टून्स को बनाने के लिए। आपने और मैंने कभी ना कभी कार्टून्स तो देखे होंगे। अब वो कार्टून्स क्या होते हैं? एक फोटो होती है नॉर्मल, क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल फोटो होती है। अब वो निर्जीव फोटो के अंदर जीव डाल देते, क्या डालते थे? जीव। और उसी कंप्यूटर भाषा में जीव को बोलते हैं एनिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल भेजने के लिए कौन सा फॉर्मेट युक्त है? अगर आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल आपको किसी को मेल करनी है, भेजना है, जैसे कि हमारी पूरी स्लाइड बनी हुई है, अब ये पावर पॉइंट के अंदर हमने बनाई, जैसे हमने पावर पॉइंट में बनाई, इसको हमें हमारे स्मार्ट बोर्ड पे लाना था, तो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया। वो फॉर्मेट अप्लाई किया पीडीएफ फॉर्मेट। कौन सा किया? पीडीएफ फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब ये ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी नोट्स के साथ, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल के साथ क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के साथ मतलब किसके साथ भेजेंगे हम? जैसे वो पावर पॉइंट की फाइल है उसको सेव एज करेंगे, सेव एज करके उसका नाम बदलेंगे, फिर उसके लिए एक एक्सटेंशन नेम चुनेंगे, हम वो चुनेंगे पीडीएफ के अंदर। किसके अंदर चुनेंगे? पीडीएफ के अंदर। फिर वो आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल किसमें बदल जाएगी? पीडीएफ में बदल जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो? उसको आराम से मेल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल में फॉर्मूला प्रारंभ करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? 100% याद रखना, अगर आप MS एक्सेल में चाहे जोड़ कर रहे हो, चाहे बाकी कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो या परसेंटेज निकाल रहे हो, आप कैसा भी MS एक्सेल में फॉर्मूला के रिलेटेड कोई भी काम करते हो, किसके रिलेटेड? फॉर्मूला के रिलेटेड। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला शुरू करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वल का साइन, बराबर का साइन। उस बिना बराबर के साइन आप उस फॉर्मेट को या फॉर्मूले को यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूला लगाना एक्सेल के अंदर, तो हम क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। एक्सेल में कौन सा फंक्शन अधिकतम मान निकालता है? अब देखो अधिकतम मतलब मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बार। देखो हाई नहीं निकालना है, नहीं लार्ज निकालना है, मिनिमम निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम। जो भी आपने डिजिट लिखी है यहाँ पर, उस डिजिट के अंदर जो मैक्सिमम डिजिट निकालनी है, तो आपको मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इसके बीच पहले बराबर लगाना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम जो डिजिट निकालनी है वो डिजिट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, फिर आप क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम फॉर्मूला निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल में कॉलम हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये भी याद रखना, MS एक्सेल में अगर आपको कॉलम हटाना है, उस देखो कंट्रोल+D होता है फॉन्ट फैमिली। क्या होता है? फॉन्ट फैमिली। अब शिफ्ट+ डिलीट होता है परमानेंट फाइल को डिलीट करने के लिए। ये होती है कंट्रोल+, ये वाली, ये जो शॉर्टकट की होती है, ये आपको कोई भी कॉलम को हटाने में क्या होगी? सहायक होगी। इसके माध्यम से आप MS एक्सेल की कोई भी कॉलम को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, MS एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी किस टैब में आती है? फंक्शन लाइब्रेरी किस टैब में आती है? ये आती है हमारे फॉर्मूलाज में। किस में आती है मेरे मित्रों? फॉर्मूलाज में आती है। फॉर्मूला टैब के अंदर क्या आती है? हमारी फंक्शन लाइब्रेरी, जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूला है उनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? देखो जैसे रो और कॉलम होते हैं, मैंने अभी बताया था, मैंने ये किया रो और कॉलम की एक सीट बना दी।
अब मुझे क्या करना है कि इन सबको एक समान करना है, मर्ज करना है, साथ में क्या करना है, जोड़ना है। किसी जितने भी 4 बॉक्स है क्या हो जाए, एक बॉक्स में बदल जाए। वो होगा मर्ज एंड सेंटर के माध्यम से। किससे होगा, मर्ज एंड सेंटर, मतलब इनको जोड़ के सेंटर में मतलब एक बॉक्स बना देगा। ये पूरा क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। मतलब रो और जो कॉलम होते हैं उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, मर्ज एंड सेंटर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल में वर्तमान तिथि प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग में लिया जाता है। क्या सर मैं एमएस एक्सेल में काम कर रहा हूँ और मुझे आज की डेट पता नहीं है। हाँ भाई साहब, डेट तो उसके कॉर्नर में नीचे लिखी होती है, आप आराम से देख सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे फॉर्मूला बताओ सर। क्या बताओ, फॉर्मूला बताओ कि एक्सेल में आज की तिथि निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा। आज मतलब क्या होता है, टुडे, टुडे मतलब आज। ये रहा अपना फॉर्मूला, सीधा सा और सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्सेल में वर्तमान तिथि निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, टुडे। और जो भी आपको निकालना है उसके बीच में यहाँ पर लिखो, एंटर प्रेस करो, आपका फॉर्मूला वर्किंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में थीसिस का क्या उपयोग होता है। देखो ये अच्छा सा सवाल है, एमएस वर्ड में से ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत कम बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि थीसिस क्या काम होता है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसका मतलब होता है सर ढूंढना। इसका मतलब ढूंढना नहीं होता है, इसका काम ये होता है सिनोनिम्स बताना, मतलब समान अर्थ के शब्द दिखाना। जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा और वहां पर लिखूंगा पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो वहां पर माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, कंप्यूटर वगैरह जो भी इसके सिनोनिम से वो हमें ये ऑप्शन आराम से बता देगा, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। वर्ड में हेडर का उपयोग क्या होता है। अब भाई साहब, एक होता है आपके हेडर और एक होता है आपके फुटर। अब देखो थोड़ी सी लॉजिकली चीज सोचो, हेडर ER हटा दो क्या बचा, हेड, हेड का मतलब ऊपर, फुटर ER हटा दो क्या बचा, फुट, फुट का मतलब पैर, मतलब नीचे। मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर लिखना है तो हेडर, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे लिखना है तो फुटर। तो यहाँ पर लिखा होगा पृष्ठ के शीर्ष पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए काम किया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे या पेज के सबसे ऊपर लिखने के लिए इसका काम होता है। 33, किस विकल्प से वर्ड में टेक्स्ट की वर्तनी को जांचा जा सकता है। हम किस ऑप्शन के माध्यम से जो आपने टेक्स्ट लिखा है अगर उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको चेक कैसे करेंगे, वर्तनी को चेक कैसे करेंगे, रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन को चेक कैसे करेंगे, वो होगा हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। और इसकी शॉर्टकट की पूछ ले तो F7 होती है मेरे मित्रों। क्या होती है, F7 होती है। वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का क्या काम होता है। एक काम होता है नया पेज लाने का, अगर इसकी जगह ऑप्शन आ जाए पेज ब्रेक, क्या आ जाए, पेज ब्रेक, तो भी कौन करेगा, कंट्रोल प्लस एंटर, ये पूरा काम करेगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ई का उपयोग क्या होता है। अब देखो इससे जो पीछे वाली क्लास हुई थी मैंने वहां ए से लेके जेड तक जितनी भी शॉर्टकट की थी मैंने पूरी लिखा दी। मतलब A4 क्या होता है, B4, C4, D4 जो भी चीज़ें होती हैं शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल के साथ यूज होती है मैंने वो सारी की सारी बता दी है। तो वहां पर जाके एक बार आप A से Z तक शॉर्टकट की आराम से देख सकते हो। अब इसमें पूछा कि कंट्रोल प्लस ई क्या होता है। मैंने बताया था वहां पर कि एक पेज होता है, एक होता है कंट्रोल प्लस ई, एक होता है कंट्रोल प्लस L, एक होता है R और एक होता है J। ई होता है सेंटर टेक्स्ट लाइन, मतलब बीचों बीच लिखना है। एल होता है लेफ्ट टेक्स्ट लाइन, मतलब पेज के लेफ्ट साइड में लिखना। आर होता है राइट टेक्स्ट लाइन, पेज के राइट साइड से लिखना। और जे होता है जस्टिफाई, मतलब जैसा का वैसा करना है। ई से क्या होगा कि आप बीचों बीच में टाइपिंग करना शुरू हो जाओगे। आर से होगा कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे। राइट से क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे। और जस्टिफाई का मतलब होता है जैसा का वैसा, जैसा का वैसा। कैसा था हमारे लेफ्ट साइड में, क्योंकि जब आप एमएस वर्ड में किसी या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट में कहीं भी आप टाइपिंग शुरू करते हो वो टाइपिंग शुरू कहाँ से होती है, लेफ्ट साइड से शुरू होती है। मतलब जैसा कैसा, लेफ्ट साइड जैसा। कौन सा होगा, टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कहाँ से बदला जाता है। अब ये पेज ओरिएंटेशन आप कहाँ से बदलोगे, पेज है, पेज का क्या बदलना है, हमें आउट बदलना है, लेआउट बदलना है, तो हम यहाँ से बदलेंगे। इसमें भी दो लेआउट होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, क्या होता है लैंडस्केप, एक होता है आपके प्रोटेक्ट, क्या होता है प्रोटेक्ट। लैंडस्केप में पेज की विड्थ बड़ी होगी और प्रोटेक्ट में पेज की लेंथ बड़ी होगी, क्या होगी, लेंथ बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 37, एमएस पेंट में चित्र को सेव करने की डिफॉल्ट फॉर्मेट कौन सा होता है। देखो एमएस वर्ड काम आता है पिक्चर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए। अब देखो जेपीजे ये भी पिक्चर का फॉर्मेट है,
PNG ये भी पिक्चर का फॉर्मेट है, GIF छोटे से 1 सेकंड माइक्रो सेकंड्स का वीडियो फॉर्मेट है। लेकिन MS वर्ड में जो फाइल सेव होती है वो BMP में सेव होती है। किस में होती है? BMP में। और BMP की फुल फॉर्म होती है बिट मैप पिक्चर। क्या होती है? बिट मैप पिक्चर। वैसे ये दोनों भी किसके फॉर्मेट होते हैं? पिक्चर के होते हैं। लेकिन MS वर्ड का हमें विशेष रूप से पूछा है तो उसके लिए होगा BMP, बिट मैप पिक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, MS पेंट में पिक्चर का आकार बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? MS वर्ड MS पेंट होता है, उसमें हमें फोटो का क्या बदलना? आकार बदलना है, साइज चेंज करनी है। तो साइज चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? रीसाइज करेंगे मेरे मित्रों। क्या करेंगे? रीसाइज करेंगे। MS आउटलुक किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखो अभी तक हमने सिर्फ MS ऑफिस में 4 चीजें हो गई। देखो MS वर्ड हो गया, MS पावरपॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया और आज हमारा MS पेंट भी हो गया। अब इसने पूछा आउटलुक क्या काम आता है? आउटलुक काम होता है डॉक्यूमेंट को मेल करने के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट को मेल करने के लिए। MS वर्ड का स्पेशल मेल प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी Gmail ID लॉगिन करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो? भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल में शीट में रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो रो और कॉलम की जो संख्या थी वो कितनी होती है? देखो ये रहा अपना आंसर। क्या रहा? कि सर ये रहा। क्या आंसर है कि रो की संख्या होगी 10,48,576 और कॉलम की संख्या होगी 16,384 और बाय डिफॉल्ट सेपरेट सीट कितनी होती है? 3 सेपरेट सीट होती है। तो आप इंटू 3 कर दो कि आप कितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। वैसे आप आराम से अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन ये जो संख्या होगी ये बाय डिफॉल्ट उतनी होगी, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हो तो उस लिस्ट में आप कितनी संख्या डाल सकते हो? 10,48,576 जनों के नाम डाल सकते हो एक लिस्ट के अंदर। उनकी जानकारी कितने नंबरों में डाल सकते हो? 16,384 नंबरों में। क्वेश्चन नंबर 41, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन 2 संख्याओं का योग करता है? अब योग का मतलब क्या होता है बताओ मेरे मित्रों? योग के मेडिटेशन करना, योग करना नहीं। योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। और हम अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी उस जोड़ने को क्या बोलते हैं? सम करना। क्या करना? सम करना। क्या करना? जोड़ना। ये लोग गए आपके सारे क्वेश्चन पूरे MS वर्ड के रिलेटेड, MS पावरपॉइंट के रिलेटेड और MS एक्सेल में। आपके CHO के सिलेबस में मेन दिया गया है आपके MS ऑफिस और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और आज जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं MS वर्ड में से, MS एक्सेल में से और MS पावरपॉइंट में से, एक एक क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ और एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में आपके एक और क्लास रहने वाली है जिसमें आपका कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर 45 नंबर का है, 3 का भाग देता हूँ, 15 कितने होते हैं? 45 होते हैं। और इन 4 क्लासों में से आप 10 क्वेश्चन मान के चलो। कितने क्वेश्चन मान के चलो? 10 क्वेश्चन तो एग्जिट मान के चलो कि इन क्लासों में से छपने वाले हैं। क्या करने वाले? छपने वाले। आप एग्जाम देने के बाद भी देख सकते हो कि सर ने झूठ कहा है या सच कहा है, क्योंकि 45 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ 2 टॉपिक दिए गए हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की विशेषता और कमियां, और उसके अंदर दी गई है आपके MS ऑफिस दिया है। क्या दिया है? MS ऑफिस। और उस MS ऑफिस के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। MS ऑफिस के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली क्लास में हम देखेंगे जो भी हमारा काम होता है, कौन कौन से टॉपिक बाकी रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका सहृदय से क्या होगा? धन्यवाद होगा। धन्यवाद।